मेट इन इंडिया सबसे बड़ा चुनावी मंच गुजरात अधिवेशन के जरिए हर वो सियासत की तस्वीर जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती गुजरात की मौजूद है जिनका नाम सामने आते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पुरुषोत्तम रूपाला जी हमारे साथ है। मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं। परंपरागत वेशभूषा उनके किरदार का हिस्सा है। स्थानीय भाषा उनकी जिंदगी का सबसे खास पड़ाव है। अमीश देवगन जी मेरे सहयोगी के साथ इस चर्चा में आप देखिए कितनी दिलचस्प बातें यहां पर निकलकर सामने आएंगी। तो मेरे साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। रूपाला जी आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। जैसे ही आपका नाम लिया तो पब्लिक जो थी उसने तालियों के साथ और सीटियों के साथ आपका स्वागत किया। एक सवाल जो कि इस समय सबके मन में है कि 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन को, इस बार गुजरात की जनता आपको क्यों चुनेगी? कुछ सवाल ही मेरे हिसाब से जवाब हो जाते हैं। देखो, मुझे कोई घड़ी पसंद आ जाती है जी तो मैं लाइफ लॉन्ग यूज करता हूं और आपको बताता हूं कि मैं ये बात में मुझे इस विषय को जिक्र नहीं करना चाहिए, मगर जिन चीज का टेस्ट माफक आ जाता है वो टेस्ट लाइफ टाइम चलता है। तो आप कह रहे हैं गुजरात की जनता को बीजेपी का टेस्ट आ गया है? गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से जुड़ाव हो गया है। वो अपनी चॉइस से सरकार बनाते हैं, अब तक बना रहे हैं, इस बार भी बनाएंगे। पर ये जो टेस्ट है, कई बार मुंह का जायका बिगड़ भी जाता है। कई बार कोई कंकर आ जाए, पत्थर आ जाए तो जायका बिगड़ भी जाता है। कहीं ये तो नहीं होगा? वो आ नहीं जाता है, वो लाने की कोशिश होती है और उन कोशिश को गुजरात की जनता बहुत समय से नाकाम कर रही है। लेकिन पिछला चुनाव हमने देखा जिसमें इतना टाइट चुनाव था, बीजेपी 99, कांग्रेस 77। कांग्रेस ने कहा था कि इस बार थोड़ी कसर रह गई, अगली बारी नरेंद्र मोदी की विदाई इसी गुजरात से करेंगे हम। क्या कहते हैं आप? ये वो लोग हैं जो 90 से यही नारा लगा रहे हैं और 90 से न तो संभल सके हैं। और मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस शब्द इतना जोर से बोल रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि फॉर्म भरने तक इनके कमरे से लोग निकल रहे हैं, फॉर्म भरने तक उनकी कांग्रेस टूट रही है। वो कांग्रेस के लोग अभी नारा लगाएंगे, क्या होगा? वो कह रहे हैं जो डरता है वो चले जाता है। अरे जो डर रहा है संघ और बीजेपी से वो चले जाता है। मैं आपको नाम के साथ बताना चाहता हूं कि जिसको 10 बार चुनाव में हम नहीं हरा सके, ऐसे मोहन सिंह भाई पार्टी से निकल जाते, उसके लिए डरने की बात कैसे कहेंगे? वो कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसे इनके दिग्गज नेता जिनको मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम नहीं हरा सके, वो निकल गए। वो इनको किसका डर था? पर चिंतन तो कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली हुई है। नहीं, वो मतलब ये जो यहाँ हमारे लिए जो नारे लगाते हैं, नहीं कि भी हम आ रहे हैं, हम आपको विदा कर रहे हैं, वो विदा नहीं कर रहे हैं। वो अपने नेताओं को विदा करने से रोकने के काम में कामयाब हो, इतना काम करे। लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने नरेंद्र भाई के साथ, अमित भाई के साथ बड़े करीबी के साथ काम किया बीते गत वर्षों में, अब आप केंद्र की राजनीति में हैं, क्या आपको लगता है कि पिछली बारी जो भारतीय जनता पार्टी बहुत कठिनाई के साथ चुनाव जीती, इस बार क्योंकि तीसरी पार्टी भी है, कहीं आपकी भाषा में कहीं जायका ना बिगड़ जाए, कहीं टेस्ट ना बिगड़ जाए? देखो, पिछले बार के चुनाव में सामाजिक रूप से गुजरात में अनरेस्ट करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला और इन सब के हम साक्ष्य बने। अब आप ये भी देख रहे हो कि जो अभियान चला रहे थे वही कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दो। इतना बड़ा बदलाव करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की इकाई ने हासिल ली है। इसके लिए मैं गुजरात बीजेपी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ये कामयाबी अब हासिल कर रही है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे थे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। इसी मंच पे वो थे और उन्होंने बोला बीजेपी डराकर, ईडी से धमकवाकर लोगों को शामिल करवा लेती है अपनी पार्टी में, तो हम क्या करें? बीजेपी हो या कोई भी दल हो,
जी। और जो राजनीति में आता है ना आदमी जी। वो पहले तो डरता होता तो राजनीति में ही नहीं आता। सो डरने वाली बात। और अब जब तक आप उसके दल में हैं तब तक निर्भीक हैं, निडर हैं, लीडर हैं, और जैसे ही आपके दल से निकल जाते हैं डरपोक हैं, डराते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे मापदंड करके किसी नेताओं के सामने ऐसी बातें रखना, उसको मैं उचित नहीं मानता हूं। और बीजेपी के लिए डरा धमका के लोगों को अपने दल में शामिल करने का जो एलिगेशन लगा रहे हैं, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया था। मैं इसका बार बार जिक्र नहीं करना चाहता हूं, मगर लोकतंत्र में भय के हिसाब से कभी लोकतंत्र में विजय हासिल हो ही नहीं सकती है। इसके लिए आपको लोक चाहना करनी पड़ती है, लोगों के दिल को जीतना पड़ता है, लोगों पे विश्वास अर्जित करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपने बोला कि लोगों के दिलों को जीतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी का एक लक्ष्य होता है कि बीजेपी चुनाव जीते, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीते कुछ वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्रदेश स्तर पर कई सरकारें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं, कांग्रेस कहती है कि उनकी सरकारें गिरा के बनाई गई है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जीते कोई भी सरकार आप ही बना लेते हैं? देखो, जब कोई भी जीते और हम ही सरकार बना लेते हैं, मुझे देश के राज्यों में नहीं जाना है। यहाँ हमारी जीती हुई सरकार टूट गई थी और हमारे ही दल के नेता को मुखिया बनाकर यहाँ गुजरात में ही सरकार बना ली गई थी। वो क्या हम भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनाई थी? मगर गुजरात की अरसा हो गया, अरसा हो गया, मगर यहाँ का ही हादसा है ना भैया। हम और राज्यों की राजनीति में हमारे घर में हो वो हमारे काम का नहीं है, और कहीं पे कुछ गिरे तो वो हम गिरा रहे, हमारा गिरा रहे थे। वो कौन गिरा रहे थे? किसने गिराया था? और जिसने भी गिराया था, मगर गुजरात की जनता ने इसको संभाल लिया, इसलिए पुनः भारतीय जनता इधर काम पे आई, सरकार में आई। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बार बार टारगेट किया जाता है गुजरात को, गुजरात के मॉडल को, नरेंद्र मोदी को, अमित भाई को। क्या आपको लगता है कि देश में गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन अब एक दिल्ली से नेता आए हैं, वो कहते हैं मैं दिल्ली मॉडल लेकर आया हूं, इस बार मौका दे दो, एक मौका केजरीवाल को, वो कहते हैं। एक बात समझ लेनी चाहिए कि वैसे दिल्ली राजधानी होने के कारण उसको राज्य का दर्जा है जी, वरना ये एक बड़ा कॉरपोरेशन है। तो इनको, हमारे यहाँ 8 कॉरपोरेशन है, इसमें से किसी एक मेयर के साथ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। आप केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ, किसी को भी मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री, ही सीएम। अरे मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं जी, इसीलिए मैं, मगर राज्य होने की वजह आप कह रहे हैं कि उनको हमारे मेयर के साथ चर्चा कर लेनी चाहिए। वो एरिया इतना इसका है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। वो हमारे अहमदाबाद के मेयर के पास जितना एरिया है, जितनी आबादी है, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने टीचर्स हैं, अभी यहाँ गुजरात में आके आप बताएंगे कि हम शिक्षण का मॉडल हमें यहाँ चर्चा करना है। मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को और देशवासियों को बताना चाहता हूँ, आजादी के पहले गुजरात के महाराजा श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ ने यहाँ मुफ्त फर्जियात शिक्षण की घोषणा कर दी थी। उस राज्य के हम नागरिक हैं और जिसकी शिक्षण व्यवस्था में से हिंदुस्तान के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर उसी शिक्षा नीति में से निकल कर बाहर आए। एक अब वो हमको आकर इधर शिक्षा की सलाह देंगे और हमें सुनना है। लेकिन वो कहते हैं उनके मॉडल से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, डर गई है। यार, घबराने डराने की बात और किसी से किया करो, हमारे जैसे लोगों से क्यों बात करते हो? वो गुजरात वाले डर जाएंगे। ये गुजरात था सर। ना वो आपको डराने की बात नहीं करते, वो कहते हैं मैं गुजरात के बारे में उनसे मैं डरते वो हैं। बता रहे हैं, मैं इनको जवाब देने के लिए बता रहा हूं। जब ब्रिटिश सल्तनत की हुकूमत चलती थी हिंदुस्तान में, उस समय यहाँ के देश के किसानों ने उनके सामने आवाज लगाई थी, उसमें से नेता पैदा किया था, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अब तब नहीं डरे। ये गुजरात वाले किसी मॉडल को लेकर हमको डराने के लिए निकलेंगे। लेकिन अब तो वो देखिए, क्योंकि ये कृष्ण की धरती है गुजरात, भगवान वासुदेव कृष्ण की धरती है,
वो कहते हैं कि उनका तो जन्म ही जन्माष्टमी के दिन हुआ। सही बात है, कृष्ण की धरती है, मगर ये उनके संज्ञान में डाल देना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब तक मथुरा रहे, जब तक यूपी में उनका जो भी लीला कांड का अवसर है, मैं उसकी धार्मिक और आध्यात्मिक बातों पे कमेंट करने का अधिकार नहीं रखता हूं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जब बसे, उसी के बाद ही द्वारकाधीश का टाइटल मिला है। वो द्वारिकाधीश बने, इससे पहले राजा का टाइटल नहीं था। राजा का टाइटल गुजरात में आकर उनको मिला है। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब भगवान कृष्ण अब की तुलना, या फिर कहें तो वो कहते हैं क्योंकि उनका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी पे हुआ, उनकी दादी या नानी उनको कृष्ण कहती थी, तो क्या आपको लगता नहीं है कि अब उनको भी लगता है कि हिंदुत्व पर वोट पड़ता है, तो वो उसी लाइन पर चल रहे हैं? नहीं, उसको जिस लाइन पे चलना है उसको मुबारक, मगर उनको खुद के मंत्रियों के बारे में उसकी सलाह गुजरात वासियों के पहले देनी चाहिए। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इसको भगवान नहीं मानता हूँ। वो जो कोई लोग बोल रहे हैं गौतम, ये उनके मंत्री बोल रहे हैं, पर हट गए, वो तो हटा दिया गया उनको। नहीं, हटा देने से क्या फायदा होता है? वो तो बात निकल गई ना, दिल में थी, वो होठों पे आ गई। अब उस पर वो जो बूंद से जाती है ना, वो कहावत है पुरानी, वो फिर ओजों से नहीं सुधरती है। जी, चलिए राहुल गांधी की थोड़ी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी पिछले चुनाव तक तो काफी आ रहे थे गुजरात, लेकिन अब सुना है आने वाले हैं गुजरात के अंदर, और गुजरात में कांग्रेस के प्रचार की कमान भी संभालेंगे। फिलहाल वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में नफरत फैलाई है, उस नफरत के खिलाफ मेरी ये यात्रा है, और ये गुजरात में भी नतीजा देगी। देखो, ये तो एक बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय दल, जिन्होंने 50 साल तक हुकूमत अपने परिवार से चलाई है, वो लोग ऐसे एलिगेशन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में नफरत चलाई है, नफरत फैलाई है। कौन सा कार्यक्रम ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट ने लिया है जिनसे देश में ऐसी नफरत की आग फैली? क्या मैं पूछ सकता हूं कि कश्मीर में से 370 की कलम हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया, इनसे देश में नफरत फैल गई? क्या अयोध्या के अंदर कॉरिडोर का निर्माण करके भगवान राम के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है, इससे देश में नफरत फैल रही है? अब मैं काशी विश्वनाथ की जिस प्रकार की रचना हो रही है, इससे क्या देश में नफरत फैल रही है? इन सब बातों से नफरत नहीं फैल रही है। देश में एक प्रकार सवाल पुरुषोत्तम जी सुनना पड़ेगा आपको। नहीं, हम सुनने के लिए आए। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि मैं आपसे सुन के ही कल बाजार में लोगों के बीच में जाने वाला। जी। अच्छा, जब ये सीए आता है तो पूरी एक लॉबी कहती है कि नफरत फैलाई जा रही है। इसी गुजरात के अंदर चुनाव से ठीक पहले कॉमन सिविल कोड लेके आती है भूपेंद्र पटेल सरकार। क्या आपको लगता नहीं है फिर नफरत की बात आती है? एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में, तो फिर कांग्रेस और विपक्ष कहता है देखिए कहां है सद्भाव? ये सवाल उठते हैं पुरुषोत्तम भाई। मुसलमान किसी सांसद को या विधायक को मंत्री बनाने से देश में नफरत नहीं फैलती है, और उसकी कैबिनेट में नहीं होने से देश में नफरत का माहौल होता है। ये कोई मापदंड बना के रखा है किसी ने? आपको कोई घटना का जिक्र करना चाहिए। ये गुजरात की धरती पर कॉमन सिविल कोड, कांग्रेस कॉमन सिविल कोड पे मैं आता हूं जी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये हमारी गुजरात की धरती थी जहां आप हिस्ट्री निकाल लो कांग्रेस के कालखंड का, कितने रमखान यहां गुजरात में होते थे। मैं सौराष्ट्र का आदमी हूं, हमें अहमदाबाद में आना होता था तो हम पूछते थे कि ये रथ यात्रा निकल गई या कुछ शांति से निपट गया है, तभी अहमदाबाद हम जा सकते, वरना कर्फ्यू में कहीं फंस सकते थे। ये माहौल होता था। आज कर्फ्यू क्या है वो 20 साल की उम्र के बच्चों को पता तक नहीं है। इसको बोलते हैं शासन। लेकिन आप और सीए के कॉमन सिविल कोड मैं बताना चाहूंगा, इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? एक सीधी सी बात कोई राज्य का मुख्यमंत्री कहता है, मैं तो चाहता हूं
ये गोवा में चल रहा है, किसी ने कभी तक आपसे नहीं चला। आपसे उठे, आपसे पूछा जाएगा 27 साल से आपका शासन है, तब क्यों नहीं करा, अब क्यों कर रहे हो जब चुनाव पास में है? कोई भी अच्छी चीज कभी भी शुरू होती है तो इसको कभी भी लेट नहीं मानना चाहिए। तो चुनाव से ठीक पहले होगा तो लगेगा ना कि चुनाव में फिर एजेंडा सेट करना चाहते हैं, पोलराइज करना चाहते हैं। हम तो 27 साल से यहाँ हैं, हमें चुनाव, बीच में कई चुनाव आ गए और चले गए। हमारे लिए ये चुनाव भी अंतिम चुनाव है ऐसा थोड़ा ही है, कई दलों के लिए ये अंतिम चुनाव है। एक देखिए, चलिए, अगर कॉमन सिविल कोड की बात है तो अगर भूपेंद्र पटेल सरकार लेके आ सकती है कॉमन सिविल कोड, तो केंद्र में बीजेपी का शासन ही ले आए। उत्तराखंड भी चुनाव से पहले लेके आता है, गुजरात की सरकार भी चुनाव से पहले लेके आती है, तो केंद्र सरकार ही कर ले पूरा पैटर्न सेट। फिर ये थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो, अभी इस राज्यों में से जो इनका अनुभव आएगा उसी के आधार पर केंद्र सरकार भी सोच सके। वो भी चुनाव से पहले होगा आप कहते हैं? अरे भैया, चुनाव से पहले कभी भी जो ये समय जो होता है जी, वो समय तय करना, वो निर्णय करने वाले लोगों के अपने हिसाब से वो करते हैं, वो करेंगे। मगर इसको हर कार्यक्रम को चुनाव के साथ ही जोड़ना, वो भी कौन सी बात है? अब चुनाव से पहले होगा तो चुनाव के साथ तो जुड़ेगा ही। एक अगला सवाल, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जोड़िए, मगर आप इसमें से ये बताइए कि चुनाव के समय ये कदम सही है या गलत है, वो बताइए ना। अच्छा, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर क्यों बहस नहीं करते? अच्छा, क्या आपको लगता है, क्योंकि ओवैसी साहब भी आज गुजरात में थे और वहां पर मोदी के नारे लगे, फिर उन्होंने पीछे बोला कि उनकी गाड़ी पर भी उनकी जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो उस पर अटैक हुआ, क्या आपको लगता है? नहीं, ये किसी भी प्रचार करने वाले किसी भी दल के नेता के ऊपर अटैक का होना, उसी को मैं वाजिब नहीं मानता हूँ। मैं उन सभी से सब्र करना चाहता हूँ और मैं गुजरात के मतदाताओं को, गुजरात के नागरिकों को आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि गुजरात बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है। अपना जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रमों में कहीं भी धिक्कार और तिरस्कार को कोई स्थान देने की जरूरत नहीं है। सुनना सबको है, करना हमें जो अपने मन में है वो करेंगे। अच्छा, सीए को लेकर आपकी प्रतिक्रिया आनी बाकी है। क्या आपको लगता है सीए को लेकर जो विपक्षी दल कहते हैं और जिस तरह की बयानबाजी देते हैं, उससे कहीं ना कहीं शक पैदा होता है देश की जनता के मन में भी, प्रदेश की जनता के मन में भी? देखो, ये जब कानून आया था और इसका जब जमकर विरोध किया था, तब क्या बता रहे थे, इसको जरा गौर से सुनना। वो लोग क्या कह रहे थे कि आप यहाँ के लोगों का जो मताधिकार है, इनकी नागरिकता जो है, उसको समाप्त कर दी जाएगी। ये उनके लिए उस कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है। वो तो किसी को नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का इसमें कोई भी कानूनी प्रावधान ही नहीं है। इसी को उल्टा बनाकर आप देश में प्रचार किया। एक भी किस्सा बता दो कहीं भी किसी का भी इस कानून के तहत किसी का भी अधिकार समाप्त हो गया? जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर की बात है। भारतीय जनता पार्टी की इस बार कितनी सीटें आ रही हैं? कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो वोट काटेगी उसका फायदा आप लोगों को मिल जाएगा, इसलिए आपका रिकॉर्ड बन जाएगा इधर। देखो, मैं ये ज्योतिषी और भविष्यवाणी और ये फिगर्स उसी में कभी मैं पढ़ता ही नहीं हूं। मैं जरूर ये दावा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए इस चुनाव में आगे आएगी। क्योंकि आपने नरेंद्र भाई के साथ या अमित भाई के साथ काफी लंबे अरसे तक काम किया है। कोई ऐसा किस्सा जिसको आप इस मंच पे बताना चाहेंगे और इस ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, आपने पूछा है तो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट में जब मैं जिला का अध्यक्ष था जी, और उसी समय की एक घटना मेरे स्मरण में आ जाती है। अमित भाई शाह जी शायद स्टेट की कोई ऑफिस बेरर के रूप में थे, अभी एकदम से मुझे स्मरण में नहीं है वो किस पद पर थे, और मोदी साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे। वो दोनों एक बार अमरेली के दौरे पर आए जी, और उन्होंने बड़े बड़े लेजर मैंने पहली बार देखे थे,
जो बड़े व्यापारी लोग रखते हैं ना, इस प्रकार के चौपड़े, वो लेकर आए और हमको बिठा के 2-3 घंटा इसमें प्राथमिक सदस्य की किन किन चीज़ों को लिखना है, कैसे लिखना है, ऐसी हमको सबको समझाने की कोशिश किया। मुझे स्मरण में आता है कि उस समय पहली बार भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ समिति से लेकर जिला समिति तक का रिकॉर्ड गठित करने का काम प्राइमरी रूप से नरेंद्र भाई ने महामंत्री के तौर पे अमित भाई शाह जी ने वो किताबें देकर शुरू किया था। आज वो ऑनलाइन तक की प्रक्रिया में पहुंच चुका है और 44,000 से ज़्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की पेज समितियां बन गई हैं। उस समय हमारे जिला के रिकॉर्ड का अस्तित्व नहीं था, वहीं से उन्होंने संगठन को गढ़ने का काम शुरू किया था। आज उन दोनों संगठन गढ़ने वाले नेताओं ने राष्ट्र की कमान संभाली है और हिंदुस्तान को विश्व में, देश को महासत्ता ले जाने की दिशा में दोनों लोग काम कर रहे हैं। तब संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की छाती गर्व से फूल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम भाई, आप इस मंच पर आए, न्यूज़ 18 के मंच पर आपने अपनी बात को रखा, जनता के समक्ष रखा और बेबाकी के साथ जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां पुरुषोत्तम रुपाला जी के लिए। इस सेशन के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर राजवानी जी को। मैं चाहूंगी वो मंच पर आएं और हमारे खास मेहमान को भेंट दें। धन्यवाद दें।